नमस्कार, देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो हमने दोस्तों ठान लिया है कि आपका सिलेक्शन करवाना है और इसके लिए हमसे जितना भी हो सके बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमने दोस्तों कोशिश की है आपको जो यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के पुराने पेपर हैं उन्हें पोस्टमार्टम के साथ यानी डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको यहां पर सोल्व करवाएं। तो इसी सीरीज में दोस्तों हम आपके लिए यहां पे क्लास लाए हैं और कोशिश करेंगे आपको, अगर आप ये क्लास कंटिन्यू करते हैं, लगातार देखते हैं और अच्छे ढंग से अपने नोट्स बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन भी इस क्लास के माध्यम से होगा। तो इसी सीरीज में आपका सिलेक्शन करवाने के लिए जो क्वेश्चन पेपर हैं यूकेएसएससी के, यूकेपीएससी के, उन्हें डिटेल के साथ यहां पर आपको सोल्व करवाएंगे। तो कॉपी पेन पकड़ लीजिए, अपने नोट तैयार कीजिए और अपना जो सिलेक्शन है आपके अपकमिंग एग्जाम, यहां पर बात करें उत्तराखंड पुलिस में, लेखपाल में, पटवारी में, बंदी रक्षक में, सभी एग्जाम में अपना सिलेक्शन कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको यहां पर एक भी मिनट आपका फालतू बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहां पे डिस्कस करेंगे और अपनी कॉपी के साथ अपने नोट्स भी तैयार कीजिए। यहां पर पोस्टमार्टम के साथ डिस्कस करेंगे और इन सभी को आपको नोट करते चलना है और याद करते चलना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है यूकेपीएससी का क्वेश्चन है। मार्च 2022 में यह पेपर हुआ था और आप समझ सकते हैं कि लेटेस्ट पेपर है यूकेपीएससी का। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहां पर 17वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता, असल में दोस्तों विश्व की जगह में यहां पे ब्रह्मांड था क्योंकि जो इंग्लिश वाला इसका ट्रांसलेशन था वहां पे यूनिवर्स पूछा था। तो यहां पे मिस यूनिवर्स की बात की गई है और यहां पर हरनाज संधू की ताजपोशी हुई थी, उन्हें जीता था। तो यहां पर क्वेश्चन यह पूछा है कि दिसंबर 2021 में यह जो प्रतियोगिता हुई थी कहां पर हुई थी। पहला क्वेश्चन है और आप यहां पे देख रहे हो कि पहला ही क्वेश्चन करंट अफेयर का, तो यूकेपीएससी का क्वेश्चन है और यहां पर पहला क्वेश्चन है। देखिए, इलाहाबाद ऑप्शन में है, पेरिस ऑप्शन में है, सियोल ऑप्शन में है और कोपेनहेगन यहां पर ऑप्शन में है। तो इसके सही आंसर की बात करें सर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इलाहाबाद यानी जो इजराइल का जो शहर है यहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अब यहां से देखिए, इन प्रश्नों को आपको नोट करते चलना है और ध्यान से सुनते जाना है। देखिए, ध्यान से सुनिए। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू, यानी सॉरी यहां पे हरनाज होगा, हरनाज संधू क्या है, हरनाज संधू। और हरनाज संधू की बात करें जो सेकंड रनर अप आई थी उनका नाम था नादिया फेरीरा। क्या नाम था? नादिया फेरीरा। अगले एग्जाम के लिए तैयार रहो तो डीप सॉल्यूशन के साथ आपको डिस्कस करवाएंगे। देखिए, अब यहां पे ये तो हो गया 2021 का। अब यहां पर देखिए 2020 का जो आयोजन करवाया गया है, यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो जोजी बिनी टुंजी ने यह प्रतियोगिता जीती थी। मिस यूनिवर्स 2020 जोजी बिनी टुंजी, 2021 मिस यूनिवर्स ये जीती है हरनाज कौर संधू। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2021 की प्रतियोगिता थी, 2022 की प्रतियोगिता नहीं हुई है, ये 2023 में होनी है। और देखिए, जनवरी के माह में यह आयोजन कराया जाएगा जो लुइसियाना जो शहर है अमेरिका, न्यू ऑरलियंस शहर यहां पे लुइसियाना अमेरिका में, वहां पर इसका आयोजन करवाया जाएगा। तो 3 फैक्ट आपने देखे हैं, 3 फैक्ट देख लिए हैं। 2021 में हरनाज संधू, 2020 में जोजी बिनी टुंजी और 2022-23 का जो आयोजन होगा वो अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में होने वाला है। अब यहां से कुछ और प्रश्न हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, नोट कीजिए अपनी कॉपी में कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन। अब यहां पर डिवाइन शब्द जोड़ दिया है। डिवाइन अगर आपको पूछा जाए कि मिसेज जो यूनिवर्स डिवाइन 2022 है तो वह कौन है? वह है पल्लवी सिंह। कौन है? पल्लवी सिंह। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अगर आपको पूछा जाए तो वर्ल्ड वाइड में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में है खुशी पटेल। और फेमिना मिस इंडिया 2022 तो वह है सिना सेठी। देखिए दोस्तों, जो फैक्ट आपके सामने यहां पर रखे हैं ऐसे फैक्ट है यहां पे जो एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो इन सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें कि मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल, फेमिना मिस इंडिया 2022 सिना सेठी। और अब यहीं पर ये तो था मिस यूनिवर्स, यहीं पर मिस वर्ल्ड की बात करते हैं। 2021 में किसने जीता है?
कैरोलिना बेलावास्का ने जीता है। किसने जीता है? कैरोलिना बेलावास्का ने जीता है, जो पोलैंड की है। कहां की है? पोलैंड की है। और 2019 में टोनी एन सिंह ने जीता था। किसने जीता था? 2019 में टोनी एन सिंह ने जीता था। 2020 में यह प्रतियोगिता नहीं हुई थी। तो इन फैक्ट को याद करना है। और अगर यहां पर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जो मिस वर्ल्ड 2000 यहां पर जो 21 की जो प्रतियोगिता थी जिसे कैरोलिना बेलावास्का ने जीता था, ये कहां पर हुई थी? जैसा कि यहां पर आपको पूछा है कि जो ब्रह्मांड सुंदरी वाला है यानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहां पर हुई थी, तो अगर मिस वर्ल्ड आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना उस शहर का नाम है सेन जुआन। यहां पर लिख लेता हूं मैं और अपनी कॉपी में भी आप लिखना, इसका नाम है सेन जुआन। सेन जुआन। और सेन जुआन की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, ये पुर्टो रिको जो यहां पे शहर है अमेरिका के आसपास आपको मिलेगा, वहां का है ये। तो सैन जुआन शहर में जो पुर्टो रिको शहर है, देश है, वहां पर इसका आयोजन कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहां पर हो चुका है और आप सभी ने अपनी कॉपी में यहां पर नोट किया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लीजिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है, यहां पर पहला हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी इलात। क्वेश्चन नंबर 2, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है आपके पास योशिहिदे सुगा, फूमियो किशिदा, युकियो इदानो और हिराकाजो मतसुनो। तो यहां पर जापान के प्रधानमंत्री के बारे में आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ध्यान से सुनिए इसका आंसर और आप सभी तब तक कमेंट में इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां दोस्तों, यहां पर जो फूमियो किशिदा है, ऑप्शन नंबर सी, फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा, ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। फूमियो किशिदा या किशिदा ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब यहां पर देखिए जापान से क्या क्या प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नोट कीजिए, वर्तमान यहां के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा या किशिदा, ठीक है। पूर्व पीएम कौन थे? शिंजो आबे थे। अब यहां पर एक प्रश्न जो काफी डीप लेवल का है, ये यहां पर याद कीजिए कि इनकी पार्टी का नाम क्या है? ये है एलडीपी। पार्टी का नाम क्या है? एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और आप सभी जानते हैं कि यहां पर जो शिंजो आबे है इनका निधन हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है इनका जो निधन हुआ है। तो इनकी तिथि भी इंपॉर्टेंट है, 8 जुलाई 2022 को, 8 जुलाई 2022 को, 8 जुलाई 2022 को, 8 जुलाई 2022 को इनका निधन हुआ था। अब यहां पर देखिए जो जापान शहर है, देखिए जापान शहर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार है, यानी जापान शहर का कुछ डिजाइन इस प्रकार है, आप सभी ने देखा होगा। और इस प्रकार का जापान का शहर है। तो जापान शहर का जो सबसे उत्तरी भाग है वो होक्काइडो है, यानी ये होक्काइडो वाला ये हो गया। इसके बाद दूसरा आता है होन्शु, तीसरा है यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे शिकोकू, और सबसे नीचे यहाँ पे आप देखोगे ये है क्यूशु। तो जापान का कर्म भी आपको पूछा जाता है द्वीपों का, कि दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी हो चुका है और आई होप दोस्तों आपको यहां पे अच्छी लग रही होगी क्लास और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 भी हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन से देश ने हाल ही में रानी एलिजाबेथ जो सेकंड है को सरकारी तौर पर राज्य की मुखिया पद से हरा दिया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये डीप लेवल का प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन से देश ने हाल ही में रानीजा एलिजाबेथ जो सेकंड है को सरकारी तौर पर राज्य की मुखिया पद से हरा दिया और विश्व में अभी अभी गणतंत्र देश बना है, एक नया गणतंत्र देश बना है। तो सैन मारिनो, बारबाडोस, केन्या या फिर यहां पर बात करें फिलीपाइंस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों फैक्ट वाला क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यूकेपीएससी का करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस रहता है। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा बारबाडोस, इसका बिल्कुल सही है। कुछ फैक्ट यहां पर इस क्वेश्चन से आप देखिए, बारबाडोस की अगर राजधानी की बात करें तो ब्राइज टाउन आपको यहां पे इसकी राजधानी मिलेगी। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन था केन्या, केन्या की बात करें राजधानी नैरोबी है, केन्या की राजधानी है नैरोबी।
यहां पर यूएनईपी यानी अगर बात करें यूएनईपी की तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर यहीं पर है। 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी। इंगर एंडरसन यहां की प्रमुख है। और फिलीपींस की बात करें दोस्तों जो यहां पर है, मनीला इसकी राजधानी है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और 1966 में इसकी स्थापना होती है। टोटल इसके 68 देश हैं और 49 देश इसमें एशिया से शामिल है। और एक बार यहां पर जो यूपीएससी का पेपर हुआ था वहां पर ऐसा संख्या पूछी गई थी कि यहां पर एडीबी देश है, यहां पर कितने देश यहां पर एशिया से संबंधित है, तो 49 देश। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा है कि 28 अक्टूबर 2021 को, अब देखिए दोस्तों यहां पर एक चीज देखिए, यह जो एग्जाम हुआ था यूकेपीएससी का मार्च के आसपास हुआ था और यहां पर आपको करंट अफेयर पूछा है अक्टूबर का, लगभग 5-6 महीने का पहले पूछा है। और यहीं पर आपको भी ऐसा ही करना है, कम से कम आपको तैयारी करनी है 1 साल करंट अफेयर पहले की। 6 महीने का तो आपको डिटेल से पढ़ना है, लेकिन 1 साल तक के जो इंपोर्टेंट है वह भी पढ़ते चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 28वां भारत एशियान जो शिखर सम्मेलन है 2022 को भारत एशियान मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। किस देश की चेयरमैनशिप में यह आयोजन किया गया था? अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जो एशियान वाला यहां पर समिट हुआ था, यह हुआ था ब्रुनेई में। कहां पे हुआ था? ब्रुनेई में हुआ था। अब जरा यहां पर देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए आसियान की बात करते हैं, 10 देश यहां पे टोटल है। आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल है। और आसियान के गठन की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। 2022 में भारत आसियान मित्रता वर्ष घोषित किया था इनके द्वारा। और यहां पर देखिए दोस्तों, इसी में भारत ने मदद की थी कि यहां पर म्यांमार को $2 लाख देगा यूएस डॉलर के रूप में। और कोविड फंड जो रिस्पॉन्स है वहां पर $1 मिलियन यहां पर भारत सरकार द्वारा यह राशि दान दी जाएगी। अब यहां पर प्रश्न कैसे बनता है? देखिए प्रश्न ऐसे बनता है कि एशियान देश में कौन कौन से देश शामिल है। पहला फैक्ट डायरेक्ट पूछेगा कि एशियान में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं जी। दूसरा प्रश्न यहां पे बनेगा कि कौन कौन से देश हैं, तो इन सभी को आप देख रहे होंगे कि यहां पर हो गया ये म्यांमार, यहां पर हो गया म्यांमार, और म्यांमार के बाद म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इन सभी देशों की बात करें तो एशियान देश में है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत ने नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के संबंध में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करवाया है। और आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन से देश ने इसमें भाग नहीं लिया था। कौन से देश ने इसमें भाग नहीं लिया था? तो यह भी देखो, लेवल देखो क्वेश्चन का लेवल कि यूकेपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या फिर चीन। तो इसके आंसर की बात करें तो ध्यान रख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर मिलेगा चीन ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? चीन ने भाग नहीं लिया था। और यहां पर इस क्षेत्रीय सम्मेलन की बात करें तो नवंबर 2021 में हुआ था। और इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसे दिल्ली घोषणा के नाम से जाना गया था, दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से इसे जाना गया था। ईरान सहित कुल 8 देश ने इसमें भाग लिया था। भाग कितने देशों ने लिया था? 8 देशों ने लिया था। कितने देशों ने लिया था? 8 देशों ने लिया था। और 8 में कौन कौन है? देखिए 8 में तो एक हो गया रूस, 8 में कौन हो गया? एक तो हो गया रूस, रूस के अलावा हो गया ईरान, ईरान के अलावा यहां पे जितने भी सेंट्रल एशिया कंट्री है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी ने भाग लिया था। बाकी दोस्तों यहां पर अगली बार ऐसा पूछा जाएगा कि कुल कितने देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा दिन भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हाल ही में बहुत चर्चा में था और आप सभी जानते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी है, उनके जो पुत्रों का जो बलिदान हुआ था, उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को हाल ही में मनाने की घोषणा की गई थी और यह 26 दिसंबर को मनाया गया है। 26 दिसंबर से मनाने की बात की गई है।
अब यहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट तिथि मैं आपको देता हूं और इसका आंसर तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि देखिए दोस्तों, मैं आपको पूछता हूं कि 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहां पर आपको पूछता हूं 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और यहीं पर मैं आपको पूछता हूं कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इन तीनों का आंसर जरा आप दीजिए तब तक कि यहां पर कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं दिसंबर माह में। 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 6। देखिए ध्यान से सुनिए। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है यहां पे 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों नेशनल कंज्यूमर राइट डे। राष्ट्रीय यहां पर बात करें दोस्तों नेशनल कंज्यूमर राइट डे, जो यहां पर उपभोक्ता के राइट की बात होती है ना, नेशनल वाली, इसको मनाते हैं 24 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके लिए गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो यहां पर ये हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 7। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 51वां दादा फाल्के जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है। 51वें दादा फाल्के अवार्ड की बात की गई है। ये 2019 के लिए था, 2020-21 के आसपास ये दिया गया है, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले। तो देखिए यह दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी रजनीकांत जी को दिया गया था। और यहीं पर आपको 50वां पूछा जाए तो ये है अमिताभ बच्चन को, और यहीं पर 49वां पूछा जाए तो वह थे विनोद खन्ना जी को। तो देखिए 50वां अमिताभ बच्चन, 49वां विनोद खन्ना, और 51वें की बात करें रजनीकांत जी को दिया गया था। सबसे पहला दादा फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था जरा बताइए। और यह जो पुरस्कार दिया गया था ये देविका रानी जी को दिया गया था। देविका रानी जी को, देविका रानी जी को। तो देखिए देविका रानी जी को यहां पर यह अवार्ड दिया गया था, और यह जो दिया गया था यह दिया गया था 1969 में। 1969 के लिए सबसे पहला जो दादा 5 साल के अवार्ड था ये देविका रानी को दिया गया था 1969 के लिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 8वां। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में किसको नवाजा गया था। और देखिए पहले के 8 क्वेश्चन यूकेपीएससी के करंट अफेयर के हैं, तो करंट अफेयर यूकेपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपको कोशिश करनी है। देखिए एटलीस्ट 6 मंथ पहले के करंट अफेयर तो आपको डिटेल से पढ़ना है, और बाकी जो और 6 मंथ है यानी टोटल 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, जहां से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। और यहां पर इन्हें थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, लेकिन लास्ट 6 मंथ के काफी डिटेल से पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार, तो नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो ये इन दोनों को दिया गया था, यानी मारिया रोशा और दामात्री मुराटोव को। मारिया रोशा की बात करें तो ये फिलीपींस की थी, और यहीं पर दामात्री मुराटोव की बात करें तो ये रशिया की थी। और डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सभी होता ना, तो ये इकोनॉमी का इन्हें पुरस्कार दिया गया था। और इन सभी को आप यहां पर देख लीजिए, एक बार क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं इसे रब कर लेता हूं, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है साहित्य शांति, तो साहित्य का दिया गया है अब्दुल रजाक गुरनाह को। शांति का 2 व्यक्ति को दिया गया था, मारिया रेशा और दामात्री मुराटोव को। और यहीं पर बात करें दोस्तों तो मेडिसिन की बात करें तो डेविड जूलियस, और यहीं पर बात करें अदेर्म और डेविड जूलियस को। मेडिसिन ये हो गया है। और उसके बाद थोड़ा यहां पे ये याद कर लेना जो अर्थशास्त्र वाला है, एक तो डेबिट कार्ड को दिया गया है, एक जसुआ एंगीगस्ट को दिया गया है, और एक है इम्बेशस को। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 8 ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो। तब तक आप कमेंट बॉक्स में यहां पर इन सभी की जो नदी है कि किस नदी के तट पर है। धोलावीरा का तो पता नहीं दोस्तों, धोलावीरा किस नदी के तट पर है इसका तो मालूम नहीं, शायद लूनी नदी के तट पर है, इसका मुझे कंफर्म नहीं। लेकिन बाकी जो लोथल है, राखीगढ़ी है, मोहनजोदाड़ो है, ये किस नदी के तट पर है और क्या कौन से शहर में ये स्थित है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इसका आंसर तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो यह तो आपको मिलेगा कहां पर, यह आपको मिलेगा, यह मिलेगा सिंधु नदी के तट पर। कहां पे मिलेगा? सिंधु नदी के तट पर। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बिश्नाल स्नानागार आपको यहां पे मिलेगा, कांस्य की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है, और यहां पर यह पाकिस्तान में आपको मिलने वाला है।
यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, अगर लोथल की बात करते हैं तो लोथल किस नदी के तट पर है? जी हां, आप सभी कहोगे ये तो भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। अच्छा, यहां पर लोथल की बात करें, भोगवा नदी के तट पर है। गुजरात के कौन से शहर में पड़ता है? कौन से शहर यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आता है। लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, भोगवा नदी के किनारे है। बंदरगाह जो यहां पर गोदीवाड़ा है इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। चावल की खेती के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर यहां पे ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, राखी गढ़ी की, देखिए राखी गढ़ी की बात करें तो यह आपको मिलेगा, जी हां ये आपको मिलेगा घग्गर नदी के तट पर मिलेगा। यह आपको हरियाणा में मिलेगा और सूरज भान जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। सूरज भान द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इन फैक्ट को दोस्तों ध्यान रख लेना। और पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो साइट है वो राखी गढ़ी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया है? दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया है? तो नहर निर्माण में जो दिल्ली सल्तनत में शुरू किया था वो किसने किया था? तो ध्यान रख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में जो शुरुआत की थी नहर निर्माण का वो क्या था? तुगलक वंश ने। किसने किया था? तुगलक वंश ने। किसने किया था? तुगलक वंश ने। तो तुगलक वंश के द्वारा नहर निर्माण का शुरू किया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए यानी फिरोज शाह तुगलक ये सही है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक से पहले जो इसके संस्थापक हुए हैं गयासुद्दीन तुगलक, इनके द्वारा सर्वप्रथम नहर का निर्माण करवाया गया था यहां पर सल्तनत काल में। और आपको ध्यान रखना है इन्होंने डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिए कि कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी? प्रबुद्ध भारत, युगांतर, संध्या और गदर सभी इंपोर्टेंट पत्रिकाएं हैं और सभी का प्रकाशन वर्ष आपको मालूम होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है और इसके सही आंसर की बात करें, आप थोड़ा सा यहां पर अगर दिमाग लगाओगे दोस्तों तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जी हां प्रबुद्ध भारत जी तो जो स्वामी विवेकानंद जी है ना, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कलकत्ता से इसका प्रकाशन 1896 में करवाया गया था। यहां पर देखिए सभी फैक्ट को देखिए, प्रबुद्ध भारत पहला पॉइंट 1896 जुलाई में, आपके लिए जूम कर लेता हूं जिससे कि आप साफ साफ देख पाए। देखिए प्रबुद्ध भारत 1896 जुलाई में कलकत्ता से स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। पॉइंट 2 देखिए, युगांतर पत्रिका की बात करें या जुगांतर पत्रिका की बात करें 1906 में इसका प्रकाशन बंगाल से किया गया था। गदर पत्रिका, देखिए गदर पार्टी आपने सुनी होगी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना की थी। इन्हीं के द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन कराया गया था नवंबर 1913 में। और संध्या पत्रिका की बात करें तो 1905 और ब्रह्म बाधव उपाध्याय जी के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 12। देखिए कि पूछा है आपको क्वेश्चन नंबर 12 की ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो कंफ्यूज आप होंगे ऑप्शन बी और सी में, जाहिर सी बात है। और इसका आंसर आप दोगे सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग तो बाद में आया था और यह यानी इसे मोयरा के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड मोयरा, और अल्मोड़ा में इसका किला मिलेगा। अब यहां पर देखिए भारत का आपको पूछा जाए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो वह कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय तो यह भी है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने नासिक में अभिनव भारत पत्रिका संगठन की स्थापना की थी? अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी वी.डी. सावरकर जी। यहां पर देखिए इस संगठन का जो पूर्ववर्ती रूप था यह था मित्रा मेला, जो 1899 में बनाया गया था। ये सावरकर भाई साहब यानी सावरकर जो ब्रदर थे इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और इसी का बाद में रूप हुआ था अभिनव भारत, जो 1904 में बना था और 1952 तक यह संगठन रहा था। 1952 में सावरकर जी के जो बड़े भाई थे या छोटे भाई थे उनके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया और अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलस जो कॉन्टी था किस देश से संबंधित था? तो किस देश से संबंधित था निकोलस कॉन्टी?
इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, जी हां, निकोलस कॉन्टी की बात करें ये इटली से था। कहां से था? इटली से था। और यहां पर दोस्तों सभी फैक्ट को ध्यान रख लीजिए, यहां पर मैं इसे रब कर लेता हूं जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। पहला है यहां पर निकोलस कॉन्टी, निकोलस कॉन्टी इटली का था। देवराय प्रथम जो विजयनगर साम्राज्य है वहां पर यह आया था। दूसरा यहां पर है अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक ये ईरान का था, फारस का था। देवराज सेकंड के ये काल में आया था। तीसरा यहां पर यात्री था दुआर्तो बारबोसा। और यहां पर है डोमिंगो, देखिए और यहां पे मिस हो गया है, थोड़ा गैप कर लेना। डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस यह पुर्तगाली से थे, यह कृष्णदेव राय के काल में आए थे। और एक काफी बार पूछा जाता है वो है इब्न बतूता जो मोरक्को का था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था 1333 के आसपास। तो सभी फैक्ट अच्छे हैं दोस्तों, प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका पूछा है 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित थे? पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1765 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका आंसर आपको देखना है। और आप सभी इसका सही आंसर क्या दोगे? तो वह दोगे आप ऑप्शन नंबर डी, यानी नादिर शाह का आक्रमण 1739। ध्यान से सुनिए, इन फैक्टों को नोट डाउन कीजिए। देखिए पानीपत युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध, 3 युद्ध पानीपत के हुए हैं। पहला युद्ध 1526 में अप्रैल के माह में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध 56 में हुआ था, 1500 हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध जनवरी 1761 में हुआ था, मराठा और अब्दाली के बीच में। तो पानीपत के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर देखिए यहां पे हल्दी घाटी जून 1776 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और नादिर शाह की बात करें, नादिर शाह की, तो यह जो आक्रमण हुआ था यह हुआ था 1739 में। और उस समय यहां पर अगर ऐसा पूछा जाता है कि यहां पर जो मुगल शासक था वो कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी और यहां पर 14 का भी हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस के 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? देखिए 1939 जब यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी बनाना चाहते थे अध्यक्ष। और यहां पर जो और लोग थे वो सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ और सुभाष चंद्र बोस जी ने यहां पर त्यागपत्र दे दिया था। अब सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर जब त्यागपत्र दिया तो इसके बाद यहां पर अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और कुछ फैक्ट दोस्तों यहां पे इसी से रिलेटेड, 1937 फैजपुर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पहला ग्रामीण अधिवेशन था। 1938 हरिपुरा में हुआ था, नेताजी इसके अध्यक्ष थे। 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 17 और ध्यान से देखिए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष पारित किया गया? इसके आंसर की बात करें और क्या इसका आंसर मिलेगा, तो इसके आंसर आप सभी देंगे शायद सही 1856 में, आप सभी देंगे 1856 में, 1856 में। जी हां दोस्तों 1856 इसका बिल्कुल सही है। और ध्यान रख लेना 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यहां पर यह प्रस्ताव पारित करवाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, है ना, या हम ये कह सकते हैं कि वायसराय के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग वायसराय, है ना। अगला यहां पर देखते हैं, यहां पर इस फैक्ट को ध्यान रख लेना। अच्छा मैं एक चीज आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, इस फैक्ट को आप ध्यान रख लेना। एक आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। यहां पर है द एज यानी आपसी सहमति का यहां पर जो एक्ट आया था, द एज ऑफ कंसेंट द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। यहां पर बात करें दोस्तों 1891 में आया था, 1891 में आया था, 1891 में। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करें ये 1891 में आया था। और यहां पर इस समय जो यहां पर जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? वो लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो एक काफी ये हो गया है। एक है शारदा एक्ट, हरिबिलास शारदा के नेतृत्व में आया था शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट की बात करें तो ये 1929 में यह एक्ट आया था। और इसके द्वारा जो महिला की बात करें, यानी अगर हम गर्ल की बात करें, महिला की बात करें, तो इनकी शादी करने की उम्र क्या क्या बनी थी?
तो महिला और पुरुष की शादी करने की यहाँ पे एज लिमिट कर दी गई थी। महिला के लिए 14 साल और पुरुष के लिए बात करें तो यहाँ पर 18 साल, यानी 14 साल से कम महिलाओं की शादी नहीं होगी, 18 साल से कम लड़कों की शादी नहीं होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो क्या इसका आंसर होगा? देखिए, कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी का निधन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी तो है। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो डी है, यहां पर तो निधन हुआ था, तो यह तो है बिल्कुल सही। निर्वाण की प्राप्ति यहां पर हुई थी। सारनाथ की बात करते हैं। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कब दिया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। लुम्बिनी की बात करें 563 BC की बात करें, यानी ईसा पूर्व की बात करें, यहां पर जन्म हुआ था। तो ये तीनों तो हो गए बौद्ध धर्म से संबंधित। श्रवण बेलगोला की बात करें तो इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जैन धर्म से संबंधित है। और श्रवण बेलगोला में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने यहां पर निर्माण लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? इस क्वेश्चन को मैं आपको इसके बाद डिस्कस कराऊंगा। तब तक क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि किन दो नदियों को बिहार और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? गंडक सोन, कोसी दामोदर, घाघरा गोमती या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका आंसर देखना है। तो बिहार का शोक और पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का जो शोक है वह तो है दामोदर, और बिहार के शोक की बात करें वह है कोसी। तो कोसी और दामोदर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। और केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? तो दोस्तों वे थे हमारे भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। इसकी आप यहां पर अब देखिए, इन फैक्ट को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, यानी HRA जो पार्टी है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1924 में गठन हुआ था। सचिंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर और भी साथी थे। इन सभी के माध्यम से मिलकर इस पार्टी का गठन किया जाता है। अब यह पार्टी गठित हो गई है। अब इन्हें चाहिए होता है फंड, पैसा चाहिए होता है। तो जब यह पार्टी गठित होती है तो इन्हें पैसे की आवश्यकता होती है क्रांतिकारी करने के लिए। तो इसके लिए काकोरी कांड किया जाता है। काकोरी में दोस्तों जो 8 डाउन्स ट्रेन है, 8 डाउन्स ट्रेन, इस ट्रेन को लूटा जाता है। और इस ट्रेन को जो लूटा जाता है वो 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को इस ट्रेन पर छापा मारा जाता है। और यहां पर 9 अगस्त 1925 को यह कांड, जो काकोरी कांड है, यह होता है। तो काकोरी कांड कब हुआ था? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 अगस्त 1925 को। और यहीं पर इस कांड के बाद जो यहां पे हमारे शहीद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा जेल में और रोशन सिंह जी को इलाहाबाद जेल में यहां पर फांसी की सजा दे दी जाती है दिसंबर 1927 में। अब देखिए, इससे पहले कुछ एक बात होती है। 1926 में नौजवान सभा का गठन होता है मार्च के महीने में। भगत सिंह, छबील दास और भी थे यहाँ पे, उनकी सहायता से लाहौर में इसका गठन होता है। और इसी का थोड़ा और विकसित करके जो पुरानी यहाँ पे आचार्य पार्टी थी, इसी में थोड़ा कुछ और जोड़ा जाता है। और HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पार्टी का गठन किया जाता है। और इस पार्टी का गठन दोस्तों दिल्ली के जो फिरोजशाह जो कोटला मैदान है वहां पर किया जाता है। तो यहां पर यह होता है। अब इस पार्टी का गठन होता है, लेकिन इसी के बीच में 1927 के लास्ट और 1928 के बीच में साइमन कमीशन की बात चलती है। और साइमन कमीशन के विरोध में बहुत सारे जगह नारे होते हैं। तो साइमन कमीशन से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, नवंबर 1927 को इसकी घोषणा होती है। कब होती है घोषणा? नवंबर 1927 में। जूम कर लेता हूं आपके लिए। नवंबर 1927 को घोषणा होती है। 7 सदस्य यहां पे कुल होते हैं, सभी अंग्रेज होते हैं। 3 फरवरी 1928 को इसका भारत आगमन होता है। और नवंबर 1928 में देखिए, अक्टूबर में लाला लाजपत राय जी यहां पर आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और इन पे लाठी चार्ज होता है। और नवंबर के आसपास 1928 में लाला लाजपत राय जी शहीद हो जाते हैं। और यहां पर शहीद होने का जो मुख्य कारण था वह था यहां पे सैंडर्स के द्वारा की गई क्रूरता। और इसी का बदला यहां पर जो भगत सिंह जी हैं, बटुकेश्वर दत्त जी है, HSRA के जो पार्टी के सदस्य हैं, वो करते हैं। और दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। और सैंडर्स की हत्या के बाद बहुत सारे साथी गिरफ्तार हो जाते हैं और उन्हीं को सरकार को चेतावनी
बचाने के लिए बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी द्वारा स्वयं को गिरफ्तारी करवाने के भी उपलक्ष्य में केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह जी द्वारा बम फेंका जाता है केंद्रीय विधानसभा में। तो सभी फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से किसने विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया था। यह फैक्ट वाला प्रश्न है और इसे आपको डायरेक्ट रटना है। देखिए यह किया था दोस्तों, किसने किया था जरा आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसके सही आंसर की बात करें तो आपको ध्यान रख लेना है, यह है विटली। क्या नाम है, क्या नाम है, यह है दोस्तों विटली, यह है विटली यानी विटलसी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से भारत का सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक भूस्खलन कहां पर होता है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे नवीन परत होगी, जो सबसे नवीन पार्ट होगा वहां पर ही भूस्खलन होता है। शिवालिक क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23वां क्वेश्चन है, देखिए भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कब से शुरू हुआ था। तो जीके के प्रश्न थोड़ा इजी लेवल के भी हैं, 1956, 1973, 1971, 1981 में। तो देखिए दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो यह था 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को टाइगर यहां पर जो प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया गया था और कार्बेट नेशनल पार्क प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहां पर इस फैक्ट को ध्यान रख लेना है। और यहीं पर देखिए टाइगर रिपोर्ट की बात करते हैं 2019 की, 2019 टाइगर रिपोर्ट यहां पर नोट कीजिए, 2019 टाइगर रिपोर्ट। सर्वाधिक टाइगर कहां पर है, सर्वाधिक टाइगर जो आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में मिलेंगे। कितने हैं मध्य प्रदेश में टाइगर, इनकी संख्या जो आपको मिलेगी ये मिलेगी 526। दूसरा स्थान किसका है, ये है आपको मिलेगा कर्नाटक का। तीसरा स्थान जो है वो है हमारे उत्तराखंड का, जहां पर 442 यहां पर क्या है टाइगर हैं और 524 यहां पर कर्नाटक में है। तो ये तो हो गया यहां पर टाइगर। और टाइगर की कुल संख्या बात करें तो ये है 2967। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये हो गया है। और अब है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। देखिए हीरापुर, कुल्टी, बोकारो या फिर दुर्गापुर, इसके आंसर की बात करें तो ध्यान से सुनिए दोस्तों और आप सभी इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी यानी बोकारो नहीं है। बोकारो की बात करें तो बोकारो के बारे में आप ये लिखिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में इस स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था, किस देश की सहायता से किया गया था और कौन से राज्य में यह है। तब तक मैं सभी औरों को यहां पे लिखता हूं। देखिए ये हो गया दुर्गापुर, एक है राउरकेला और एक है दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है वो है भिलाई। क्या है, भिलाई। अब यहां पर देखिए दुर्गापुर की बात करें यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सहायता से बनता है। राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो जर्मनी की सहायता से बनता है। और भिलाई की बात करें तो यूएसएसआर की सहायता से बनता है। राउरकेला कहां पर है, यह आपको मिलेगा ओडिशा में। भिलाई कहां पर है, यह आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर की बात करें तो यह आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो यानी यहां पर तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब बोकारो की बात करते हैं। देखिए बोकारो की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण करवाया गया था, यूएसएसआर की सहायता से इसका निर्माण करवाया गया था। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर है, यह तो आपको मिलेगा झारखंड में। कहां पे मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो यूएसएसआर की सहायता से झारखंड में ही आपको मिलेगा। और दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई की बात करें यह तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 ये हो गया है। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कौन सा राज्य मानव विकास की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा है, सबसे अधिक पिछड़ा कौन सा है। तो सबसे अधिक पिछड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है तो सबसे पिछड़ा है वो मिलेगा आपको बिहार और सबसे विकसित जो है वो है केरल। तो यहां पर दो फैक्ट आपको मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 26 है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके आंसर की बात करें तो एक चीज ध्यान रख लेना। देखिए यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर यह है चीन, यहां पर यह है चीन, ठीक है। यहां पर हो गया जापान, यहां पर हो गया, यहां पे ये हो गया
ताइवान, यहां पर हो गया फिलीपींस वगैरह, है ना, और यहां पर हो गया, यहां पर बात करें, यहां पर हो गया ब्रुनेई वगैरह, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ये सारे देश हो गए। तो इस क्षेत्र में जो ये वाला जो क्षेत्र है, जापान का, फिलीपींस का, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर जो टाइफून आता है, यहां पर जो चक्रवात आता है, इसका नाम है दोस्तों टाइफून। क्या नाम है? टाइफून। तो ये तो आता है टाइफून यहां पर, ठीक है, ये तो हो गया टाइफून। हरिकेन की बात करते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, जो यहां पर अमेरिका है, अमेरिका कुछ इस प्रकार है, और अमेरिका की बात करें, अमेरिका कुछ इस प्रकार है ना, तो अमेरिका का जो ये वाला क्षेत्र है, यहां पर कैरिबियाई देश की बात करें, मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर की बात करें, यहां पर आता है हरिकेन। क्या आता है? हरिकेन। यहां पर क्या आता है? हरिकेन। तो हरिकेन हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और यहीं पर बात करें यहां पे टाइफून की, तो ये आ गया है यहां पर चीन जापान के क्षेत्र में। और यहीं पर ध्यान रखिए, अगर बात करते हैं टॉर्नेडो की, तो जो भारत का दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में टॉर्नेडो आता है। क्वेश्चन नंबर 27 से देखिए कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है मतलब यहां पे यह है कि यहां पे 3 प्राकृतिक बंदरगाह हैं, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, बाकी कोची, कांडला और मुंबई ये सभी क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अब यहां पर देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है, विशाखापट्टनम की बात करें तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है। और जवाहर यहां पे बंदरगाह की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो है नवासो, जो महाराष्ट्र में ही आपको मिलेगा, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह भी काफी बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर यह हो गया है। कांडला की बात करें, इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट हुआ था, लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो मैं आपको बताता हूं। आयोग ने इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, दूसरा स्थान चीन का है। यहां पर यूकेपीएससी ने इसका आंसर भारत माना है, जो यहां पर आंसर की आई थी, तो उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह फैक्ट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करना है। और पर्यावरण निदेशालय का जो गठन किया गया था यह 1976 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1976 में करवाया गया था। शून्यकाल विचारधारा कहां से शुरू हुई? जरा बता सकते हैं कि शून्यकाल क्या होता है, यह कितने से कितने का समय होता है? तो देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 30, और इसके आंसर की बात करें, देखिए संसदीय प्रजातंत्र में शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल भारत की ही देन है, शून्यकाल भारत की ही देन है। और यहां पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता कि प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल ब्रिटेन की देन है। और प्रश्नकाल से एक चीज ध्यान रख लेना, प्रश्नकाल से एक चीज ध्यान रख लेना, देखिए प्रश्नकाल से दोस्तों आपको ये ध्यान रख लेना है कि इसका जो समय होता है लोकसभा के लिए 11 से 12 बजे का होता है। सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल का होता है, और शून्यकाल का जो समय होता है लोकसभा के लिए वो 12 बजे होता है दोपहर में। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है विधान परिषद में? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/6। और ये आपको ध्यान रखना है, इसकी व्याख्या आप देखिए, और यहां से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं छूटने वाला। ध्यान से सुनते जाइए। देखिए सबसे पहले देखिए विधान परिषद की बात करेंगे, नंबर 1 पॉइंट, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, चुने जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, 1/3 सदस्य जो नगर पालिका होती है, स्थानीय स्वशासन होते हैं, वहां से चुने जाते हैं, उन संस्थानों से चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो स्नातक व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने 3 साल पहले स्नातक कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, वह चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो अध्यापक है, जिन्हें 3 साल का अनुभव हो चुका है, उनके माध्यम से या वो चुने जाते हैं। तो यह हो गया है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। तो पहला पॉइंट तो आपने देखा है। अब प्रश्न उठता है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो यहां पर ध्यान से सुनते जाइए। विधानसभा के जो विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है, अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, पूर्ण बहुमत से पास कराया जाएगा, और या फिर जो 2/3 सदस्य हैं उस समय जो मौजूद है वहां पर, उनके यहां पर सहमति से यहां पर प्रस्ताव पास कराया जाएगा।
उसके बाद यहां पर लोकसभा यानी संसद में जाएगा, राज्यसभा लोकसभा में साधारण बहुमत से पास किया जाएगा और विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो यह हो गया विधान परिषद का गठन कैसे होगा, सृजन कैसे होगा। अब यहां पर देखिए वर्तमान में विधान परिषद कौन कौन सी है। तो वर्तमान में 6 विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। याद करना आसान है। देखिए आप सभी जानते हैं यह है भारत का मैप ना कुछ इस प्रकार से, और भारत का मैप अगर आप यहां पे देखोगे कुछ इस प्रकार से, तो देखिए दोस्तों अगर भारत के मैप की बात करें, ये तो हो गया यूपी बिहार का, और यहां पर जो ये वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र आपको यहां पे मिलेगा, तेलंगाना आपको यहां पे मिलेगा, कर्नाटक आपको यहां पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश आपको यहां पर मिलेगा। तो चारों प्रदेश, चारों राज्य आपको एक साथ मिलेंगे, जिससे आप पहचान भी आसानी से याद कर पाओगे। तो ये तो हो गया विधान परिषद की संख्या वर्तमान में कितनी है। अब यहां पर देखिए एक अनुच्छेद है आर्टिकल 171 171, और यहां पर क्या बताया गया है, अनुच्छेद 171 में यह बताया गया है कि जो विधानसभा है, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, 1/3 सदस्य ही विधान परिषद के लिए होंगे। विधान परिषद के लिए आवश्यक है 1/3 सदस्य, यानी विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या होगी वो 1/3 होगी विधानसभा के कुल सदस्यों की, और कम से कम यह संख्या 40 होनी चाहिए। इससे नीचे होगा तो विधान परिषद के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यह फैक्ट आपने देखा है। एक फैक्ट और देखिए, ध्यान से सुनिए, विधान परिषद के सदस्य की जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती है, तो वह होती है 30 साल। कितनी होती है, 30 साल। इनका कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, वह जो कार्यकाल होता है वह होता है दोस्तों 6 साल का। कितने काल का, 6 साल का। और यहीं पर एक चीज ध्यान रख लिए, जब भी कोई भी विधेयक विधानसभा से पारित किया जाता है, तो देखिए अगर वह साधारण विधेयक है, क्या बात है, साधारण विधेयक, अगर वह साधारण विधेयक है तो यहां पर विधान परिषद इसे 4 महीने तक रोक सकती है। लेकिन अगर यहां पर यह धन विधेयक है तो उसे 14 दिन के भीतर भीतर वापस करना होगा। तो 14 दिन के भीतर भीतर उसे वापस करना होगा, अपनी सहमति देनी होगी, या फिर अगर नहीं भी देता तो भी कोई बात नहीं। तो यहां पर दोस्तों आज ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, और यहां पर हमने आपको लगभग 100-150 के आसपास इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाए हैं, और आप अगर इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा। तो धन्यवाद। यहां पर इतना ही है दोस्तों, अगले क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक जो हमारा यहां पर जो एक बुक यानी एक जो पेपर है, इसे सोल्व करने में हम 2 से 3 दिन का समय लेंगे। तो यहां पर इतना ही है, बस दोस्तों आपको सपोर्ट करना है। मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद।